संस्थापक गोविंदराज। गोविंदराज के बाद में प्रहलाद आया था, देवनारायण आया था, 2-3 राजा आए थे, लेकिन उनमें कोई विशेष नहीं रहा। उसके बाद में चर्चित राजा आया था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह 1250 से लेकर के और 1282 तक 32 साल तक जैत्र सिंह ने शासन किया था। रणथंभौर के चौहान शासकों में पहला शक्तिशाली शासक है। 32 साल तक इसने शासन किया और बाद में जैत्र सिंह ने सत्ता अपने पुत्र हमीर चौहान को सौंप दी, जो कि 1282 से लेकर के और 1301 तक रहा था। बाद में जैत्र सिंह ने सत्ता अपने पुत्र हमीर चौहान को सौंप दी। रणथंभौर के चौहान राजाओं में एक ही शक्तिशाली राजा हुआ है, हमीर चौहान। अगर हमें हमीर चौहान के बारे में पढ़ना है तो केवल एक दोहे से सारा हमीर चौहान का पढ़ सकते हैं। सिंह गमन क्या मतलब हुआ? शेर जिस रास्ते से एक बार चला जाता है उस रास्ते पर शिकार के लिए दोबारा नहीं आता है। ये शेर का गुण होता है। एक बार कोई डिसाइड कर लेता मुझे तो आरपीसी निकालनी है तो फिर वो निकाल के दम लेता है। सिंह गमन, सतपुरुष वसन क्या मतलब हुआ? हाँ, सच्चा आदमी अपने वचनों के लिए पक्का होता है। सतपुरुष वचन, सच्चा आदमी है, भला आदमी है तो जो प्रॉमिस करेगा वो निभाएगा। सतपुरुष वचन। कदली फल एक बार, कदली इसका मतलब क्या हुआ? केले के पौधे में वर्ष में एक बार ही फल लगेगा। कदली केला, कदली फल एक बार। तिरिया तेल, विवाह की रस्म पर जो तेल चढ़ाने, विवाह पर जो तेल चढ़ाने की प्रक्रिया है तिरिया तेल कहा जाता है। अगर किसी की रीमैरिज भी होती है तो वो तेल प्रोसेस नहीं होता है। एक बार मैरिज होगी, फर्स्ट मैरिज में तेल प्रोसेस होगा, बाद की उसकी मैरिज में कभी होता है तो तेल प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तिरिया तेल, तिरिया तेल, हल्दी नहीं, हल्दी अलग चीज़ है। हल्दी से पहले एक तेल की प्रोसेस होती है, तेल चढ़ाना होता है। तिरिया तेल वो हमीर हठ, हमीर का जो हठ है, चढ़े न दूजी बार। अगर आपको कोई कह दे कि हमीर पर 50 शब्द लिखिए तो आप ये दोहा लिख दो, अपना अपने सफिशियंट है। तिरिया तेल वो हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। तो हमीर के बारे में कहा जाता है कि हमीर ने जो एक बार प्रण कर लिया वो हमेशा के लिए दूसरी बार उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। जो कह दिया, बात कर दी तो पक्की है फाइनल। अपनी वचनबद्धता के लिए इतिहास में हमीर चर्चित है। हमीर की इतिहास में पहचान अपने वचन, प्रॉमिस के लिए। लोग प्रॉमिस आजकल करते हैं, बहुत झूठा कर देते हैं, लेकिन हमीर जो है वो सच्चा प्रॉमिस करता है। ये चीज़ को ध्यान रखिए। हमारे टाइम में मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, अभी आए हैं। जब हम पढ़ते थे तो अभी तो अब मैं देखता हूँ किसी को, मैं क्लास में ले रहा हूँ, कोई आ जाए फ़ोन, कहाँ है, मैं तो कोर्ट गेट पर आया हुआ हूँ, क्या करूँगा? 90% लोग फ़ोन पे झूठ बोलते हैं। आप कभी भी नोट कर लीजिए, कहाँ है, बैठा घर पे है कि मैं तो वहाँ आया हुआ हूँ, मैं तो गंगा शहर में आया हुआ हूँ। तो वो सोचता है कि चलो, तो वो समय के साथ साथ में बहुत सारे चेंजिंग आ गए हैं मोदी जी के कारण। तो ये जैसे मोदी जी ने गारंटी ली थी 15 लाख पर हर खाते में आएगा, बाद में कहा ये तो जुमला था, ये तो हमने एक ऐसी इस बार 400 पार का हमने तो मोटिवेशन के लिए दिया था। चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में सब चीज़ जाएगी। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार एंड पॉलिटिक्स, इसको साथ में और जोड़ दीजिए, तो इसमें चलता है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो सिंह गमन, सतपुरुष वसन, ये हमीर के बारे में है। अब अपन देखें हमीर।
इस समय 1282 से 1301 दिल्ली की गद्दी पर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन कब से कब तक है? 1296 से 1316। अलाउद्दीन का पिता, अलाउद्दीन का चाचा जलालुद्दीन 1290 से 1296। ये इस समय दिल्ली के शासक हैं। और इधर हमीर चौहान है। 1282 में जब हमीर गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठने के बाद में हमीर की पहली विजय जो होती है वो मालवा के एक शक्तिशाली राजा भोज परमार पर होती है। हमीर की पहली विजय जो है वो भोज परमार वंश का एक शक्तिशाली राजा था। इसके बारे में कहा जाता था कि टकासेर खाजी टकासेर भाजा, राजा भोज परमार जैसा। तो भोज परमार एक शक्तिशाली राजा था जिसको हमीर ने पराजित किया। मालवा के शासक भोज परमार को रहा। उसके बाद में हमीर रणथंभौर का शासक है। रणथंभौर किले की एक चाबी कहलाता है, छोटा सा किला है। वह किला जो किसी किले को विजय करने से पहले उस किले को विजय करना पड़ता है। वो किला जो है, छोटा सा किला जो उस किले के पास ही बना हुआ है और उस किले की चाबी कहलाता है जाइन दुर्ग। हमीर जो है वो जाइन दुर्ग पर विजय करता है। जाइन दुर्ग वो किला होता है जो, जैसे ये मान लीजिए किला है, इसको विजय करना है तो गली के किनारे अगर कोई छोटा सा किला बना हुआ है तो वो इस किले की चाबी कहलाएगा कि उस किले को विजय करेंगे, फिर इस किले को विजय करेंगे। अन्यथा उस पीछे से किले से अटैक होने का चक्कर रहता। तो हमीर ने जो है जाइन दुर्ग को विजय किया। और इस दौरान जो जाइन दुर्ग जो था वो रणथंभौर किले की चाबी था। हमीर का सेनापति गुरदास सैनी भी मारा गया था। ये अमीर की दो शुरुआती विजय हैं। जाइन दुर्ग को विजय करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा हुआ आरपीसी में। रणथंभौर किले की चाबी वह किला होता है जो किसी किले के पास छोटे किले के रूप में होता है। इस तरह से ये हमीर जो है सत्ता में। अब हमीर पर पहला आक्रमण दिल्ली से होता है जलालुद्दीन खिलजी का 1291 के अंदर। जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा है। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया, रणथंभौर किले को घेरा, परंतु जलालुद्दीन को कोई सफलता नहीं मिली। उल्टा जलालुद्दीन के सैनिक मरने लग गए। तो जलालुद्दीन ने घेरा उठा लिया और घेरा उठाते समय कॉमन कोटेशन है, वो बोला, मेरे लिए मुस्लिम का एक बाल ऐसे 10 किलो से कीमती है। यानी कि जब हार रहा है तो उसको घेरा उठाना है तो कोई न कोई वाक्य बोल करके अपना आपको संतुष्ट करके हटा ले। तो जलालुद्दीन ने जो है वो घेरा उठा लिया क्योंकि उसको सफलता नहीं मिली, उसके सैनिक मरने लग गए थे। तो मेरे लिए ये किला कीमती नहीं है, मेरे लिए मेरे सैनिक ज़्यादा कीमती है। कहने का मतलब ये है, जलालुद्दीन ये कहता है कि मेरे सैनिक मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा किला फिर कभी जीत लेंगे। वो चला जाता है, उस तरह से जो है ये ख़त्म हो जाता है। अब आ जाता है अलाउद्दीन और हमीर। ये सबसे महत्वपूर्ण आता है, अलाउद्दीन और हमीर। ये देखिए हमारे पास में राजस्थान है, ये इधर गुजरात है। गुजरात में कोई शक्तिशाली राजा नहीं है, पैसा गुजरात के पास में खूब है, लेकिन गुजरात के पास में छोटे छोटे शासक हैं। कोई एक बड़ा किंग नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ। गुजरात आज रिच नहीं था, गुजरात इतिहास के अंदर हमेशा से रिच रहा है। कारण गुजरात की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। कोई राजा का कोई फर्क नहीं है। मोदी की वजह का अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री होता उस समय भी गुजरात रिच था। कारण गुजरात की लोकेशन, गुजरात बंदरगाह के रूप में है, अरब कंट्री से बहुत नज़दीक है, यूरोपियन कंट्री का सारा व्यापार भी गुजरात से होता है। तो गुजरात की एक ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिससे कि वो एक रिच बनता है। राजस्थान की ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ी ख़राब है, हमारे पास में पोर्ट ही नहीं है तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आती, हमारे पास में कोई रिवर नहीं है महत्वपूर्ण, समुद्र नहीं लगता है,
भूमि के अंदर उपजाऊता नहीं है। तो ये गुजरात है जो उस समय भी रिच था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी, प्राचीन काल से भी गुजरात रिच रहा है। और इधर जो है वो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, ये इधर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी है। जो अपने चाचा को मार करके गद्दी पर बैठा है 1296 से लेकर के और 1316 तक। ये इधर रणथंबोर है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है रणथंबोर का। और यहाँ है हमीर चौहान। हमीर चौहान भी एक शक्तिशाली राजा है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा नया नया गद्दी पर बैठता है तो उसको धन की आवश्यकता होती है। कोई भी सरकार आएगी तो क्या कि प्रशासन चलाने के लिए उसको धन चाहिएगा। अलाउद्दीन खिलजी नया नया गद्दी पर बैठा है, उसको भी धन की आवश्यकता है। और धन की पूर्ति आसानी से कहाँ से हो सकती है? गुजरात से हो सकती है। और गुजरात से धन लेने के लिए पूरा राजस्थान क्रॉस करना जरूरी है, अन्यथा आप गुजरात पहुँच नहीं पाएंगे। हमीर के 4 सेनापतियों, अलाउद्दीन के 4 सेनापतियों के नाम ध्यान रखने वेरी जरूरी है। एक अलप खां है, एक उलुग खां है, एक नुसरत खां है और एक मोहम्मद शाह मंगोल है। मोहम्मद शाह मंगोल है। ये 4 बड़े अलाउद्दीन के सेनापति हैं। अलाउद्दीन अपने सेनापति मोहम्मद शाह मंगोल और अलप खां को गुजरात विजय अभियान पर भेजता है कि आप गुजरात जाइए, वहाँ से धन इकट्ठा कीजिए और वापस आइए। अलप खां और मोहम्मद शाह मंगोल सेना लेकर के गुजरात के लिए जाते हैं। तो जब ये दिल्ली से आते हैं तो पहले क्या आएगा? रणथंबोर आएगा। हमीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके राज्य में से हमारी सेना गुजरने दी जाए। हमीर ने मना कर दिया। हमीर ने मना कर दिया तो फिर ये इधर उधर होते हुए जो है आगे आए। यहाँ था जालोर। यहाँ भी एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था कानड़देव, वह उसका पुत्र बिरमदेव। यहाँ था शिवाणा जो कि जालोर किले की चाबी है, जो बाड़मेर का किला है शिवाणा, जालोर किले की चाबी कहलाता है। तो जब हमीर ने एंटर करने से मना कर दिया तो फिर ये इधर से आए तो फिर शिवाणा आ गया, इसमें जालोर आ गया। कानड़देव ने फिर मना कर दिया, कोई नहीं। हमीर को की सेना को, अलाउद्दीन की सेना को फिर घूमते हुए जो है इधर होते हुए गुजरात पहुंचती है। गुजरात पहुंचने के बाद में विजय करती है, अकूत धन इकट्ठा कर लेती है। अकूत धन इकट्ठा हो जाता है। गुजरात हमेशा से रिच रही है, हमारे दिमाग में कंसेप्ट रहना चाहिए। राजस्थान के व्यापारी जरूर रिच है, लेकिन राजस्थान खुद कमज़ोर है। देश के अगर बड़े व्यापारी देखेंगे तो कोई टाइम ऐसा भी था जब देश के 20 बड़े व्यापारियों में 19 राजस्थान के हुआ करते थे, एक सिर्फ JRD टाटा आया करता था जो पारसी था। और आज भी अगर देखें तो बीकानेर का एक उद्योगपति जो है देश के फर्स्ट 10 के अंदर आता है, दमानी जो है। और बाकी ये जितने भी ये अपने शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ हैं, ये सारे के सारे क्या है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। वो तो राजस्थान गवर्नमेंट का, राजस्थान का जियोग्राफी ऐसी है कि वो बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई उधर उद्योग लगाते हैं। तो अब ये क्या है, अकूत धन इकट्ठा कर लेते हैं। धन इकट्ठा करके और वापस इसी रास्ते से लौटते हैं। रास्ते में सबसे पहले किससे मुलाकात होती है? जालोर से। जालोर में कौन है? कानड़देव। कानड़देव का सेनापति था जिसका नाम क्या था? जैता देवड़ा। इस जैता देवड़ा ने जो है अटैक करके और अलप खां और मोहम्मद शाह मंगोल से कुछ धन जो है वो छीन लिया। लेकिन इनके पास में धन है तो ये लड़ने के मूड में नहीं है। और वो चाहते हैं कि, क्योंकि जिसके पास पैसा जेब में भरा हुआ है तो सोचते एक बार पहले घर पहुंच जाए, बाद में देख लेंगे। तो वो वाली बात इनकी है कि पैसा अकूत है तो ये लड़ने के मूड में नहीं है। ये अपने जो है थोड़ा बहुत धन दे करके आगे रवाना हो गए। आगे जब ये पहुंचे रणथंबोर के आसपास में, धन का इंचार्ज था मोहम्मद शाह मंगोल और इसका एक साथी था जिसका नाम था के हबरू। ये भी मंगोल था, के हबरू। ये पैसे के इंचार्ज थे और इन्होंने देखा कि पैसा तो सारा अपने पास है। ये लेकर के पैसा बांट करके कहाँ चले गए? हमीर।
ये जाते हुए पैसा लेकर के किसके पास चले गए? अमीर के पास। पैसा सारा इनके पास में था, धीरे से चुपके जाकर के अमीर के पास चले गए, अमीर से शरण मांगी। अमीर वचन का पक्का, उसने कहा ठीक है, तुम मेरे अंडर में हो, तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मोहम्मद शाह मंगोल और के हबरू ये चले गए किसके? अमीर के पास, और अमीर ने इनको सुरक्षा का दे दिया वचन। अब वो तिरिया तेल है, अमीर हट है, दूसरी बार तो है नहीं। अब ये बाकी सैनिक जो है वो मरते डूबते अलाउद्दीन के पास गए, कैसा पैसा तो खूब लूटा, लेकिन वो तो वो लेकर के चले गए, हम तो ऐसे ही आ गए। तो ये इनके पास क्यों गए? तो इसका एक कारण तो इनको पैसे का लालच है, दूसरा कारण ये भी बताता है कि अलाउद्दीन की एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना, और इस चिमना का जो है मोहम्मद शाह मंगोल से प्रेम था, और मंगोल को ये डर लग रहा था कि मैं कहीं वहाँ गया और वो अलाउद्दीन मुझे पकड़ लेगा। अब इसको डर है अलाउद्दीन मुझे पकड़ लेगा, तो इस वजह से भी यह जो है अमीर के पास चला गया। कुछ कहते हैं पैसों का लालच था, इस वजह से चला गया। चाहे जो भी, अपने को एक मतलब चिमना का नाम जरूर ध्यान रखना, एक दो बार पूछा हुआ है आरपीसी के अंदर। मोहम्मद शाह मंगोल अलाउद्दीन की पत्नी चिमना से प्रेम में था, डर करके इसके पास चला गया, क्योंकि अलाउद्दीन तो बादशाह है, वो तो एक सेकंड के अंदर कुछ भी कर सकता है। अब क्या है, अलाउद्दीन भी लाइटली ले रहा है, अमीर भी लाइटली ले रहा है। अलाउद्दीन एक छोटी सी सेना भेजता है अमीर के खिलाफ। अमीर इस समय जो है कोई छोटा मोटा यज्ञ कर रहा है, तो वो अपने दो सेनापतियों को भेजता है, भीम सिंह और धर्म सिंह। ये दो सेनापति अमीर के जाते हैं अलाउद्दीन की सेना से लड़ने के लिए, और अलाउद्दीन की सेना को पराजित करके वापस भगा देते हैं। अलाउद्दीन को भी समझ में आ गया मामला थोड़ा बड़ा बढ़ेगा। अलाउद्दीन ने अपने सेनापति अलफ खां को भेजा। अब की बार आया अलफ खां, फिर सेना लेकर के। भीम सिंह और धर्म सिंह फिर गए लड़ने के लिए। इस दौरान इस लड़ाई के अंदर भीम सिंह जो है वो मारा जाता है, और धर्म सिंह जो है वो सेना लेकर के और वापस रणथंबोर लौट आता है, और अमीर को कहता है, और अमीर के पास जब आता है धर्म सिंह सेना लेकर के, और भागता दौड़ता अमीर के पास वापस आ जाता है। भीम सिंह जो है वो मारा जाता है। रणथंबोर तक तो युद्ध चल ही नहीं रहा है, अभी रणथंबोर से बाहर ही चल रहा है। तो अमीर ने पूछा क्या हुआ, तो जो दूसरे जो साथी सैनिक थे उन्होंने कहा कि साहब ये भीम सिंह को तो धर्म सिंह ने ही धोखे से मरवाया, ताकि वो ये दो सेनापति हो गए ना, राजा तो एक ही चाहिए ताकि वो अपनी कमांड चला सके। अमीर ने क्या किया, धर्म सिंह को उठाकर के बोध सिंह को बनाया। फिर पता चला कि ये तो मेरे को किसी ने गलत सूचना दी। अब बोध सिंह सेनापति बन गया, अब उसने वापस बोध सिंह को उठाकर के धर्म सिंह को बनाया, तो बोध सिंह नाराज हो गया। अल्टीमेटली अमीर की रणनीति कोई स्पष्ट नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। कभी वो अपने बार बार सेनापतियों को चेंज कर रहा है, कभी धर्म सिंह को ला रहा है, कभी बोध सिंह को ला रहा है, फिर बोध सिंह को हटा के धर्म सिंह को बना रहा है, और भीम सिंह मारा गया है। मतलब एक सटीक रणनीति नहीं है। अब पहला युद्ध होता है 1301। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति नुसरत खां और अलफ खां को जो है रणथंबोर किले का घेरा करने के लिए भेज रहे हैं। नुसरत खां और अलफ खां आगे आते हैं, रणथंबोर किले का घेरा डालते हैं। रणथंबोर किले का घेरा। इस दौरान अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा जाता है। अलाउद्दीन को लगा कि युद्ध बड़ा होगा। अलाउद्दीन खुद दिल्ली से एक बड़ी सेना लेकर के खुद युद्ध लड़ने आता है। अब दिल्ली क्या है, दिल्ली इस समय जबरदस्त खतरे में। अलाउद्दीन के इतिहास के अंदर एक बड़ी विशेषता है, और वो विशेषता यह कि मंगोलों ने उस समय पूरे विश्व में उत्पात मचा रखा था। संसार में सबसे ज़्यादा हत्याएं मंगोलों के नाम से दर्ज है। पूरे विश्व में मंगोलों के से कांपता है।
अलाउद्दीन वो राजा था जिसने मंगोलों से भारत को बचाया था। ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है मध्यकाल के अंदर। वह राजा जिससे मंगोल डरते थे, अन्यथा मंगोलों से पूरा विश्व डरता था। तो अलाउद्दीन खुद दिल्ली छोड़ करके रणथंबोर आ गया, लेकिन उसको भी निरंतर डर लग रहा है कि दिल्ली पर मंगोल अटैक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अलाउद्दीन खुद आकर के घेरा तो डाल लेता है, लेकिन अलाउद्दीन को भी विजय नहीं मिल रही है। तो अलाउद्दीन के साथ में कौन आया हुआ है? अलाउद्दीन के साथ में कौन आया हुआ है? कवि अमीर खुसरो। अलाउद्दीन के साथ कौन आया हुआ है? कवि अमीर खुसरो। 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए घेरा डाले हुए, सफलता नहीं मिल रही है। अब अलाउद्दीन भी क्या है? कूटनीति। कूटनीति का मतलब क्या है? गोलमोल बातें करना। अलाउद्दीन कूटनीति का सहारा लेता है। अलाउद्दीन हमीर को कहता है कि अपन लड़ाई न करके और समझौता कर लेता है। समझौते की क्या बातें हो, उसके लिए आप अपना आदमी भेजिए। तो हमीर जो है रणमल व रतिपाल को भेजता है। अलाउद्दीन के लिए इस दो को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना जो लाई थी साथ में राशन वगैरह, वो सब ख़त्म हो चुका है। अमीर खुसरो अपनी किताब ख्वाजा उल फतू में लिख रहा है कि अलाउद्दीन की सेना भूखमरी का शिकार हो गई है। हम किसी को सोने का एक टुकड़ा दे करके गेहूं का दाना मांगे तो हमें गेहूं का दाना नहीं मिल रहा है। वो तो खैर एक बड़ी कैदी होगा, लेकिन कहने का मतलब कि सेना के अंदर बहुत ज़्यादा भूखमरी है, सेना के पास खाने के लिए राशन नहीं है। जल्दी से जल्दी अलाउद्दीन को विजय करना है, क्योंकि आगे दिल्ली पर खतरा मंडरा रहा है मंगोलों का। तो अलाउद्दीन के साथ में अमीर खुसरो है, रणमल और रतिपाल आते हैं। तो रणमल और रतिपाल को सत्ता का लालच सौंप करके और अलाउद्दीन जो है उनको अपने पक्ष में कर लेता है। रणमल और रतिपाल जो है समझौता करके रणथंबोर आते हैं, किले के दरवाजे खोल देते हैं। दरवाजे खोलते ही अलाउद्दीन की सेना किले के अंदर प्रवेश करती है। हमीर जो है उस समय जो है मौन व्रत धारण किया हुआ था। हमीर तत्काल जो है साके की तैयारी करता है। हमीर तत्काल साके की तैयारी करता है। हमीर केसरिया करके और युद्ध भूमि में लड़ता है और मारा जाता है। हमीर की पत्नी क्या नाम था? रंग देवी। हमीर की पत्नी रंग देवी द्वारा पद्म तालाब में कूद करके और जल जौहर किया जाता है। राजस्थान का यह पहला साका। राजस्थान में कुल कितने साके हुए थे? 12.5 साके। उसमें से पहला साका जो है वो ये है। क्या कह रहा हूँ? साके का अर्थ क्या है इन्होंने? साका जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि साका एक नेगेटिव सोच का है। जब किसी राजा को लगता है कि वह बुरी तरह से गिर गया है, जीत तो सकता नहीं, पराजय ही होनी है, तो उस दौरान शत्रु को कितना नुकसान पहुंचा जाए, इसलिए पुरुष जो थे वो केसरिया वस्त्र पहन करके और तिल मृत्यु तक लड़ने चले जाते। और पीछे महिलाओं को आदेश होता भी अपन युद्ध हार गए हैं, आप जौहर कर लेना। तो पुरुषों का केसरिया करना साका जीतने के लिए नहीं किया जाता है, साका हार मानकर किया जाता है। ये ध्यान रखना है। मैं हार मान रहा हूँ, मुझे 5 लोगों ने घेर लिया, मुझे लगा कि अब मेरी पराजय निश्चित है, घर को भी मेरा दरवाज़ा तोड़ लेंगे, तो उस समय फिर दरवाज़ा खोलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाना। और पीछे महिलाओं को जौहर का आदेश, इन कंबाइंड जो है इसको साका कहते हैं। चूँकि जौहर प्राय अग्नि में होता था, केवल अपवाद स्वरूप यही जौहर ऐसा है जो पानी में हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जल जौहर कहते हैं। इसलिए इस जौहर को हम क्या कहते हैं? जल जौहर हुआ था। पहला जो जौहर साका हुआ था 1301 में, उसमें जौहर जो था रंग देवी ने किया था पद्म तालाब में कूद करके, वो जल जौहर था। राजस्थान का पहला साका था ये। तो साका एक नेगेटिव से, मुझे लगे कि अब मुझे एग्ज़ाम में पेपर आ गया, मेरे को 100 में से 10 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, अब मैं बैठा बैठा क्या करूं? साका कर लो, किसी में बी, किसी में डी, किसी में सी। हो गया तो ठीक है, जीत गए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर क्या है।
हारना तो वैसे ही है, बाहर तो वैसे ही हो गए, नहीं भरेंगे तो भी बाहर है। चलो साका करके देख लेते, हो सकता है कोई आधा साका जैसे जैसलमेर में हुआ था वैसे हमारा भी आधा साका हो जाए। तो साका आपने देख लिया ना, समझ में आ गया ना। मतलब पेपर नहीं आ रहा एग्जाम के अंदर, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? नेगेटिव वाक्य आ गया आपके दिमाग में, नेगेटिव विचार आ गए कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, वो नेगेटिव सेंस साका है। तो अलाउद्दीन विजयी हुआ। विजय की तारीख पूछते हैं, अलाउद्दीन ने रणथंबोर कब विजय किया था? 11 जुलाई 1301। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन की रणथंबोर विजय हुई थी। और इस तरह से जो है यह राजस्थान का पहला साका हुआ था। मोहम्मद शाह मंगोल भी मारा गया, पकड़ा गया था, बुरी तरह से घायल था। अलाउद्दीन के सामने लाया गया, इसको पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तो मोहम्मद शाह मंगोल ने कहा कि मेरे लिए हमीर ने अपना राज्य गंवा दिया, अपना सब कुछ गंवा दिया, अगर तुम मेरे बेड़ियाँ खोलोगे तो मैं तुमको ही मारूंगा। तो अलाउद्दीन ने फिर मंगोल की हत्या करवा दी। तो इस तरह से जो है हमीर ने अपने वचन को निभाने के लिए अपना राज्य गंवा दिया, अपना परिवार गंवा दिया। इसीलिए कहते हैं त्रिया तेल व हमीर हट चढ़े न दूजी बार। और ये इस तरह से हमीर की कहानी। हमीर हट किसकी रचना है? चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य। हमीर मानमर्दन जय सिंह सूर्य। ये सब हमीर पर हमें कहानियाँ किताबें मिलती हैं। तो इस तरह से जो है ये। अब अलाउद्दीन जिस समय हमीर पर अटैक कर रहा था, इसी समय चित्तौड़ में कौन था? 1301 में रतन सिंह। और रतन सिंह की पत्नी कौन थी? पद्मनी। और रतन सिंह का जो राजकीय पुरोहित या पंडित था, रतन सिंह का पंडित कौन था? राघव चेतन। राघव चेतन। रतन सिंह का पंडित कौन था? राघव चेतन। रतन सिंह यहाँ का राजा है, पद्मनी उसकी पत्नी है। राघव चेतन को किसी बात को लेकर के पद्मनी से झगड़ा हो जाता है। ये राजकीय पुरोहित था, पावरफुल तो है जी। इसको रतन सिंह ने अपने राज्य से निकाल दिया। इसको पता चला था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो यहाँ है। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। फिर धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली चला गया। बार बार अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर रहा है? पद्मनी का सुंदरता का गुणगान कर रहा है। क्योंकि अब उसको क्या है कि एक बार देखो तो सरी साहब, ऐसी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, मतलब ऐसी महिला आपने दिखाई, सॉरी ऐसी महिला आपको दिखाई नहीं देगी। तो अब क्या क्या अलाउद्दीन का और रतन सिंह का कोई आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। रतन सिंह और अलाउद्दीन की कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन राघव चेतन बार बार जो है अलाउद्दीन को उकसाता है। तो अलाउद्दीन चित्तौड़ किले का घेरा करता है। फिर चित्तौड़ में दूसरा साका होता है। फिर इनको पता चलता है अलाउद्दीन को कि जालोर के अंदर जो है मेरा धन लूट लिया था, यहाँ धन लूट लिया था, जालोर को विजय करना है। जालोर से पहले किसको विजय करना पड़ेगा? शिवाणा को। तो शिवाणा में तीसरा साका हुआ। शिवाणा के बाद में अलाउद्दीन ने जालोर किया, पर अटैक किया। अपना नेक्स्ट टॉपिक ये आएगा, कानरदेव और ब्रह्मदेव, इनको रहा चौथा साका हुआ। और फिर बाद में लास्ट में अलाउद्दीन ने किसको विजय किया? जैसलमेर को विजय किया। तो राजस्थान के 12.5 साकों में से 5 साके तो 1301 से लेकर के और 1312 के मध्य हो गए थे, यानी 12 साल के अंदर पूरा राजस्थान अलाउद्दीन के सामने आंधी की तरह उड़ गया था। उस समय न बीकानेर बसा हुआ है, न जोधपुर बसा हुआ है, न उदयपुर बसा हुआ है, न जयपुर बसा हुआ है। छोटे छोटे रियासत जो बसे हुए थे, बड़ी बड़ी रियासतें, वो सब अलाउद्दीन के सामने जो है वो धूल की तरह उड़ गए। और पूरे राजस्थान में एक छत्र अलाउद्दीन की सत्ता स्थापित हो गई थी। और इस दौरान 5 साके जो है राजस्थान, तो अलाउद्दीन की राजस्थान विजय अलग से कई बार सिलेबस में दे देते हैं। 5 बड़ी विजय अलाउद्दीन की राजस्थान और 5 बड़े साके। तो अपन मेवाड़ लेंगे तो रतन सिंह का लेंगे, कल अपना ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो जालोर का, शिवाणा का ये साका लेंगे, जैसलमेर का इतिहास करेंगे तो ये साका लेंगे। तो 12.5 साका जो हुए थे 1000 साल के अंदर, उसमें से 5 साके केवल जो है वो 12 साल के अंदर जो है हो गए थे। अलाउद्दीन के सामने पूरा राजस्थान नतमस्तक हो गया था। पूरा राजस्थान अलाउद्दीन के कदमों में गिरा हुआ पड़ा। और अलाउद्दीन की मैंने आपको विशेषता बताई थी कि अलाउद्दीन कोई नोबल तुर्क नहीं था।
किसी नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। अलाउद्दीन एक ट्राइबल व्यक्ति था, जनजाति, एक सामान्य व्यक्ति था जिसने तलवार के बल पर सत्ता स्थापित की थी। और उसने इस चीज़ को प्रूव किया था कि सत्ता किसी जाति की या किसी की गुलाम नहीं होती, सत्ता उसकी गुलाम होती है जो उसके पास में ताकत होती है। ये अलाउद्दीन का एक कोटेशन बहुत फेमस है कि सत्ता को ताकत के बल पर हथिया सकते हैं। अन्यथा अलाउद्दीन से पहले जितने भी शासन करते थे वो सब नोबल तुर्क लोग थे जो अपने वंश पर अपने आप को घमंड करते थे। बलबन कहता है कि मैं जो है जिले इलाही हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ। बलबन को और इनको जो पुराने जो राजा थे, इनसे पहले वाले जो सुल्तान थे, वो अपने आप को मतलब क्या है कि छाया कहते थे अपने आप को। तो ये एक ऐसा व्यक्ति आया था अलाउद्दीन जिसने प्रूव किया था कि सत्ता के लिए कोई वंश या कोई बड़ा नहीं चाहिए, केवल पावर चाहिए। पावर आपके पास में है तो सत्ता आपके कदमों में होती है। ये अपना कंप्लीट हो जाता है, रणथंभौर के चौहान शासक कंप्लीट हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए, कोई कन्फ्यूजन? क्या चीज? नुसरत खां मारा गया था। हाँ, नुसरत खां और उलुग खां, अलग खां नहीं था, वो मैं देख के लिखा। नुसरत खां मारा गया था। उलुग खां था, उलुग खां मारा नहीं गया था, नुसरत खां मारा गया था। तो अलाउद्दीन के रणथंभौर विजय अभियान के अंदर रणथंभौर के चौहान स्थापना 1194 में किसका? जयचंद का लिखवा दिया ना, जयचंद का लिखवा नहीं था कल? हाँ अच्छा, वो नहीं लिखा है तो लिख लीजिए 2 लाइन के अंदर। 1194 में मोहम्मद गोरी व जयचंद के मध्य में मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य कौन सा युद्ध हो रहा है? चंद्रावर युद्ध। मोहम्मद गोरी व जयचंद के मध्य चंद्रावर का युद्ध हुआ और इसमें जयचंद भी गोरी से लड़ता हुआ मारा गया। जयचंद भी गोरी से लड़ता हुआ मारा गया। जयचंद भी गोरी से लड़ता हुआ मारा गया। अब आगे आ जाइए, रणथंभौर के चौहान शासक। रणथंभौर के चौहान शासक संस्थापक गोविंदराज। संस्थापक गोविंदराज जिसने 1194 में चौहान वंश की नींव रखी। 1194 में चौहान वंश की नींव रखी। 1194 में चौहान वंश की नींव रखी। संस्थापक गोविंदराज चौहान जिसने 1194 में यहाँ चौहान वंश की नींव रखी थी। गोविंदराज के पश्चात प्रहलाद, वीर नारायण आदि शासक बने थे। गोविंदराज के पश्चात प्रहलाद, वीर नारायण आदि शासक बने थे। वीर नारायण आदि शासक बने थे। जैत्र सिंह, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जैत्र सिंह 1250 से 1282। जैत्र सिंह 1250 से 1282। यह हमीर चौहान का पिता था। हमीर चौहान का पिता था। 1250 से 1282, 82। हमीर चौहान का पिता था जिसने 32 वर्षों तक शासन किया।
32 वर्षों तक शासन किया था। हमीर ने इनके लिए 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। इनके लिए 32 वर्षों के शासन पर हमीर ने जैत्र सिंह के लिए 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। 32 खंभों की छतरी किसकी है? जैत्र सिंह की है, हमीर ने बनवाई थी। वही रणथंभौर के अंदर, सारा रणथंभौर ही चल रहा है, रणथंभौर में बनाई थी। और इस छतरी पर बैठकर हमीर न्याय करता था। इस छतरी पर बैठकर हमीर न्याय करता था। यह न्याय की छतरी कहलाती है। यह न्याय की छतरी कहलाती है। न्याय की छतरी कहलाती है। अब आ जाइए हमीर चौहान 1282 से 1301। 1282 से 1301 हमीर चौहान। इतिहास में हमीर अपनी वचनबद्धता के लिए विख्यात रहा है। इतिहास में हमीर अपनी वचनबद्धता के लिए चर्चित रहा है। चाहो तो आप हमीर का दोहा लिख सकते हो। लिखना है क्या? हमीर का दोहा जो मैंने बोला था लिखवा दूंगा। सिंह गमन सतपुरुष वचन। सिंह गमन क्या करो? इतिहास में हमीर अपनी वचनबद्धता के लिए विख्यात है। प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस जिसको कहते हैं। इतिहास में हमीर अपनी वचनबद्धता के लिए चर्चित रहा है। वचनबद्धता के लिए हमीर का दोहा लिख लीजिए। सिंह गमन सतपुरुष वचन। सिंह गमन सतपुरुष वचन। सतपुरुष वचन। कदली फल एक बार। कदली फल एक बार। कदली फल एक बार। एक बार। तिरिया तेल व हमीर हठ। तिरिया तेल, तिरिया, तिरिया तेल व हमीर हठ। हमीर हठ। चढ़े न दूजी बार। चढ़े न दूजी बार। चढ़े न दूजी बार। देखिए सिंह गमन। सिंह गमन, शेर जिस रास्ते से एक बार जाता है दोबारा नहीं जाता। सतपुरुष वचन। कदली फल एक बार। कदली फल एक बार। तिरिया तेल, छोटी ई की मात्रा दोनों में। तिरिया तेल। हमीर हठ। चढ़े न दूजी बार। चढ़े न दूजी बार है। कदली, केले के पौधे के अंदर एक वर्ष में एक बार फल लगेगा। कदली यानी केला। आगे लिखिए। आगे लिखिए अब हमीर के बारे में। हमीर ने मालवा के भोज परमार पर विजय प्राप्त की थी। हमीर ने शुरू में मालवा के भोज परमार। हमीर ने शुरू में मालवा के भोज परमार पर विजय प्राप्त की। मालवा के भोज परमार पर विजय प्राप्त की। भोज परमार पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात रणथंभौर किले की चाबी। इसके पश्चात रणथंभौर किले की चाबी। ये झरने वाला जाएगा जाइन दुर्ग।
रणथंबोर किले की चाबी जाइन दुर्ग को विजय किया, जाइन दुर्ग को विजय किया। इस दौरान अमीर का सेनापति गुरदास सैनी मारा गया। इस दौरान अमीर का सेनापति गुरदास सैनी मारा गया। गुरदास सैनी मारा गया। गुरुदास सैनी मारा गया। अब लिखिए हमीर व जलालुद्दीन खिलजी, हमीर व जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, हमीर व जलालुद्दीन खिलजी। तो इसमें लिखिए 1291 में जलालुद्दीन ने रणथंबोर किले को घेरा। 1291 में जलालुद्दीन ने रणथंबोर किले को घेरा। रणथंबोर किले को घेरा परंतु सफलता नहीं मिली, परंतु सफलता नहीं मिली। घेरा उठाया, घेरा उठा लिया और बोला, घेरा उठा लिया और बोला, मेरे लिए मुस्लिम का एक बाल ऐसे 10 किलो से कीमती है। मेरे लिए मुस्लिम का एक बाल ऐसे 10 किलो से कीमती है। मुस्लिम का एक बाल ऐसे 10 किलो से कीमती है। मेरे लिए मुस्लिम का एक बाल ऐसे 10 किलो से कीमती है। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर, अगला टॉपिक, अलाउद्दीन खिलजी व हमीर। तो पहले तो अलाउद्दीन खिलजी के चारों सेनापतियों के नाम लिख लीजिए। अलाउद्दीन के सेनापति अलफ खां, उलूग खां, अलफ खां, उलूग खां, नुसरत खां, नुसरत खां, उलूग खां, उलूग खां, नुसरत खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह मंगोल, मोहम्मद शाह मंगोल, मोहम्मद शाह मंगोल। के हबुर मंगोल का साथी है, साथी है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, गद्दी पर बैठने हेतु, गद्दी पर बैठने के पश्चात धन के लिए अलाउद्दीन ने, धन के लिए अलाउद्दीन ने अपने सेनापति अलफ खां और मोहम्मद शाह मंगोल को, मोहम्मद शाह मंगोल को गुजरात भेजा। मोहम्मद शाह मंगोल को गुजरात भेजा, परंतु रास्ते में रणथंबोर के हमीर चौहान ने, रणथंबोर के हमीर चौहान ने और जालोर के कान्हड़ दे ने, जालोर के कान्हड़ दे का न आधा हड़, कान्हड़, कान्हड़ दे, जालोर के कान्हड़ दे ने हमीर को, अलाउद्दीन को रास्ता देने से मना किया। अलाउद्दीन को, अलाउद्दीन की सेना को रास्ता देने से मना किया।
गुजरात लूटकर, गुजरात को लूटकर धन के साथ अलाउद्दीन की सेना, धन के साथ अलाउद्दीन की सेना वापिस लौट रही थी। वापिस लौट रही थी तो जालोर के जैता देवड़ा ने, जालोर के जैता देवड़ा, जैता देवड़ा, जैता देवड़ा, जालोर के जैता देवड़ा ने कुछ धन छीन लिया था। कुछ धन छीन लिया था। अंत में मोहम्मद शाह मंगोल व के हबरू, के हबरू, ये ऐसे लिखा जाएगा, मोहम्मद शाह मंगोल व के डैश हबरू मोहम्मद शाह मंगोल व के हबरू लालच में सारा धन लेकर, लालच में सारा धन लेकर हमीर के पास शरण ले ली थी। हमीर के पास शरण ले ली थी। है? अलप खान पहुंच गए दिल्ली। उन्होंने कह दिया भाई धन का इंचार्ज कौन था? मोहम्मद शाह मंगोल। वो सारा धन लेकर के चला गया। अब वो सेना सारी जा रही है, कुछ आगे है कुछ पीछे है, चलते हुए जा रहे हैं। वो धीरे से खिसक करके उसके पास चला गया। तो वो तो धन के लालच में, ब्रैकेट में आप कर दीजिए, मंगोल का अलाउद्दीन की पत्नी चिमना से प्रेम था, इस डर से गया वो। ये भी ध्यान, क्यों पूछा हुआ एक बार, मंगोल का अलाउद्दीन की पत्नी चिमना से प्रेम था, ब्रैकेट में कर दो ताकि मंगोल का अलाउद्दीन की पत्नी चिमना से प्रेम था, इस कारण वो डर कर चला गया। चिमना, चिमना से प्रेम था। अब पैराग्राफ चेंज करके युद्ध स्टार्ट हो रहा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अलाउद्दीन ने सेना, अलाउद्दीन ने सेना रणथंबोर भेजी, अलाउद्दीन ने सेना रणथंबोर भेजी, अलाउद्दीन ने सेना रणथंबोर भेजी। हमीर इस समय यज्ञ कर रहा था, हमीर इस समय यज्ञ कर रहा था, यज्ञ कर रहा था। उसने सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा, सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। भीम सिंह को धर्म सिंह को भेजा, जिन्होंने अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया, जिन्होंने अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया। है? अलाउद्दीन की सेना में कोई बड़ा सेनापति, शुरुआती दोनों एक दूसरे को जज कर रहे हैं। अलाउद्दीन ने पुनः अलप खां के नेतृत्व में सेना भेजी। अब अलाउद्दीन की मेन सेना आ रही है। अलाउद्दीन ने पुनः अलप खां के नेतृत्व में सेना भेजी। अलप खां, अलप लिखा हुआ है ना, अलप खां के नेतृत्व में सेना भेजी। अलाउद्दीन ने पुनः अलप खां के नेतृत्व में सेना भेजी। इस दौरान भीम सिंह मारा गया, इस दौरान भीम सिंह मारा गया। तब हमीर ने धर्म सिंह को हटाकर भोज सिंह को सेनापति बनाया। धर्म सिंह को हटाकर भोज सिंह को सेनापति बनाया। भोज सिंह, भोज सिंह को सेनापति बनाया।
परंतु पुनः धर्म सिंह को सेनापति बना दिया। परंतु पुनः धर्म सिंह को सेनापति बना दिया। कोई निश्चित रणनीति नहीं है। अब आ जाइए पैराग्राफ सेंस करके। 1301 नुसरत खां व उलूग खां ने 1301 नुसरत खां और उलूग खां ने नुसरत खां व उलूग खां ने रणथंभौर किले का घेरा डाला। उलूग खां ने रणथंभौर किले का घेरा डाला। इस दौरान नुसरत खां मारा गया। इस दौरान नुसरत खां मारा गया। तब अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली से सेना लेकर रणथंभौर आया। अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली से सेना लेकर रणथंभौर आया। परंतु अलाउद्दीन को सफलता न मिल रही या न मिली। अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली। अंत में समझौता की बात चली। अंत में समझौते की बात चली। हमीर के सेनापति रणमल व रतिपाल अलाउद्दीन से मिल गए। हमीर के सेनापति रणमल व रतिपाल अलाउद्दीन के सेनापति रणमल व रतिपाल हमीर के सेनापति रणमल रतिपाल अलाउद्दीन से मिल गए। किले के दरवाजे खोल दिए। हमीर इस समय मौन व्रत पर था। हमीर इस समय मौन व्रत पर था। मौन व्रत पर था। तत्काल हमीर ने केसरिया किया और मारा गया। तत्काल हमीर ने केसरिया किया और मारा गया। हमीर की पत्नी रंग देवी ने हमीर की पत्नी रंग देवी ने हमीर की पत्नी रंग देवी ने पद्म तालाब में कूदकर जल जौहर किया। रंग देवी ने पद्म तालाब में कूदकर जल जौहर किया और राजस्थान का पहला साकावा और लास्ट में लाइन लिखिए। इस आक्रमण तारीख लिख लीजिए इसकी 11 जुलाई 1301। अलाउद्दीन की रणथंभौर विजय इंपॉर्टेंट डेट है। 11 जुलाई 1301। 11 जुलाई 1301 तारीख विजय की। लास्ट में लाइन लिख लीजिए। इस आक्रमण के समय कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था, जिसने
उनुल, ख्वाजा उनुल फुतूह, ख्वाजा उनुल फुतूह पुस्तक में इस घटना का वर्णन किया है। ख्वाजा उनुल फुतूह पुस्तक में इस घटना का वर्णन किया है। 5-7 लाइनें वो फिर अपन कल ले लेंगे।